हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप सभी जान रहे हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रनिंग में है। इसके कुछ पॉइंट्स आपको कल करा दिए थे और बाकी पॉइंट्स आज डिस्कशन करते हैं। तो आज हम पांचवा पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, जिसको हम लोग सेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, द सेशन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर द कन्वेक्टेड द प्रोवेट द प्रेसिडेंट। देखिए, जो सेशन बुलाया जाता है लोकसभा का, राज्यसभा का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। हाउएवर द रूल इज द रिगार्ड दैट देयर शुड बी द नो गैप और द नो 6 मंथ बिटवीन द टू सेशन। देखिए, ये ऐसा रूल्स है कि जब भी सेशन बुलाया जाए उसमें 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के अंदर बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑफिस बियरर ऑफ लोकसभा। क्या क्या बाधाएं आती हैं लोकसभा में, सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा शैल बी इलेक्ट अ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। देखिए, आर्टिकल 93 में बताया गया है कि एक लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। The speaker and the deputy speaker could be removed from their respective posts if the resolution about their matter is passed by the majority। देखिए, अगर इन दोनों को इनकी पोस्ट से हटाना है तो एक मेजॉरिटी के माध्यम से इनको इनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। और ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वे चाहे तो इनको चेंज करा सकते हैं। बट इज इज मेंटेन टू गिव द मिनिमम 40 डेज नोटिस। लेकिन इसके लिए सबसे पहले 14 दिन का नोटिस उनके पास भेजना होता है कि आपको आपके पद से हटाए जाने का प्रावधान लाया जा रहा है लोकसभा के अंदर। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर विल गेट द डिजायर्ड सैलरी एंड द अलाउंसेस डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं, इन सभी के अलाउंसेस और सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो निर्धारित है उसके अनुसार इनको दी जाती है बच्चों। अगला देखते हैं, फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्पीकर। जो फंक्शंस होते हैं, पावर होते हैं, वो स्पीकर के कौन कौन से होते हैं, इसको समझ लेते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा होल्ड्स ऑलमोस्ट दोज राइट्स सिमिलर टू स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मिलती हैं। ऑल द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा आर द चेयर्ड बाय द स्पीकर एंड द डिसिप्लिन एंड द डेकोरम ऑफ द हाउस इज ऑल्सो मेंटेन बाय हिम। देखिए, जितनी भी मीटिंग्स होती है वो सब लोकसभा के चेयरपर्सन के द्वारा की जाती है। वहाँ पर डेकोरम को लागू करना, डिसिप्लिन बनाए रखना, मेंटेनेंस करना, ये सभी काम स्पीकर के अंतर्गत आते हैं। सेकंड पॉइंट, स्पीकर डिसाइड द डिजायर एजेंडा टू टेकन ऑफ द डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग। ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि जो भी एजेंडा है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड द प्रिसाइड्स ओवर द दीज मीटिंग्स इज ऑल्सो अलॉट्स टाइम ऑफ डिबेट। और वो इस बात का भी निर्णय करता है कि जो भी डिबेट्स होना है उसके लिए कितना समय इनको देना है, अलग अलग इश्यू पे जो भी डिवाइस होता है, और वो एडवाइस करता है अपोजिशन लीडर्स से बात करके। थर्ड पॉइंट, ही इज द एक्स ऑफिस स्पीकर सम कमिटीज ऑफ द हाउस। ये क्या होता है बच्चों, अगर मान लो किसी भी कमेटी का कोई मेंबर गायब है नहीं, तो उसकी जगह ये एक्स ऑफिस के रूप में कार्य करता है। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट्स द सेलेक्ट कमेटी ऑल दीज कमेटी वर्क अंडर द गाइडेंस। देखिए, ये प्रेसिडेंट्स को भी अपॉइंट करता है और भी जो कमेटियां हैं उसके मेंबर्स को ये अपॉइंट्स करता है और उनको गाइडेंस प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट, ओनली स्पीकर कैन डिसाइड द वेदर बिल इज मनी और नॉट। केवल स्पीकर ही इस बात की डिसाइड करता है कि ये जो बिल है वो मनी बिल है या कोई और है। पाँचवा पॉइंट, ऑल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट इज डन बाय द स्पीकर। जितने भी करस्पॉन्डेंस होंगे, जितने भी मध्यस्थता का कार्य होता है बातचीत वाला, वो सब प्रेसिडेंट के बीच में जो होता है वो स्पीकर के माध्यम से ही किया जाता है। कोई डायरेक्ट कार्य स्पीकर राष्ट्रपति के माध्यम से नहीं होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा देखते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है राज्यसभा का। राज्यसभा इज द सेकेंड और द अपर हाउस इज पार्लियामेंट। राज्यसभा
एक सेकंड हाउस होता है और इसको हम लोग अपर हाउस के नाम से जानते हैं। इट्स होल्ड्स लेसर पावर इज कम्पेयर टू लोकसभा। इनके पास कुछ कम शक्तियाँ होती हैं लोकसभा के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्या क्या इनके पास शक्तियाँ होती हैं। पहला पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द इलेक्टेड प्रोसेसर्स। इलेक्शन प्रोसेस क्या है, सॉरी बच्चों, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी 250 मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो राज्यसभा है उसमें जो अधिकतम संख्या हो सकती है 250, ऐसा प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। बट एट द प्रेजेंट इज ओनली द 245, लेकिन प्रेजेंट टाइम में केवल 245 ही मेंबर्स हैं। 12 ऑफ देम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं उनका जो नॉमिनेशन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दे आर डिस्टिंक्शन द पर्सनैलिटी हु एक्सेल इन द वेरियस फील्ड। वे उन लोगों को ही अपॉइंट करते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनका अपने फील्ड में योगदान रहा हो, चाहे वो आर्ट्स में हो, लिटरेचर में हो, साइंस में हो, सोशल सर्विसेज में हो या स्पोर्ट्स में, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है वो उनको 12 मेंबर्स को क्या करेंगे, डायरेक्ट नॉमिनेटेड कर देते हैं। 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें से 233 जो मेंबर्स हैं उसका जो चयन होता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके द्वारा। एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट से चुन करके आते हैं और यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत भी आते हैं ये जो मेंबर्स होते हैं। असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, इसमें जो वोट का ट्रांसफरेबल हो तो वो सिंगल वोट सिस्टम होता है। एंड द प्रोपोर्शनल द रिप्रेजेंटेशन, और इनको प्रोपोर्शनल क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली बात है, द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर द सेम एंड द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देखिए बिल्कुल वही सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो कि लोकसभा के मेंबर्स के पास होनी चाहिए। द ओनली डिफरेंट इज दैट द एज रिक्वायर्ड, केवल एज का अंतर है, ठीक है। लोकसभा में 25 साल एज डिसाइड की गई थी, लेकिन अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज जो है 30 साल होनी चाहिए, ये डिसाइड की गई है। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, टेनर ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस एंड इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हाउएवर 1/3 इट्स द मेंबर द रिटायर, और इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 हर 3 साल के अंदर क्या किए जाते हैं। हाउएवर 1/3 मेंबर्स रिटायर एट द एवरी सेकेंड ईयर। अगर आप देखें, सॉरी बच्चों, इसके जो सेकेंड ईयर में क्या होते हैं 1/3 मेंबर्स इसके क्या करेंगे, रिटायर हो जाते हैं। द मेंबर्स हु इज इलेक्टेड फॉर द फुल टर्म सर्व फॉर द पीरियड फॉर 6 ईयर, और ऐसे मेंबर्स जो उस पूरे समय के लिए इलेक्ट किए जाते हैं उनको 6 साल के लिए रखा जाता है। वो 6 साल तक इसके मेंबर्स रहते हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑफिस बियरर ऑफ राज्यसभा। क्या क्या बाधाएं हैं। देयर आर द टू ऑफिस बियरर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में 2 ऑफिस बियरर्स हैं, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। जैसे वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, यहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन। जो यहाँ पर इसमें देखेंगे आप लोग कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिस चेयरमैन का कार्य करता है राज्यसभा में। ही टेनर इज 5 ईयर्स, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। इलेक्टेड वन ऑफ द मेंबर्स इज द डिप्टी चेयरमैन फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। इसमें भी जो मेंबर्स चुने जाते हैं डिप्टी चेयरमैन, वो भी 6 साल के लिए होते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। क्या पावर एंड फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, उनके बारे में समझ लेते हैं, सुन लेते हैं बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन है द प्रोवाइड द एनफ पावर्स फॉर द पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी शक्तियाँ पार्लियामेंट को प्रोवाइड करी हुई हैं। द प्रिंसिपल पावर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी मेंटेन इन द फॉलोइंग टर्म्स। जो पावर और शक्तियाँ हैं उसको हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव पावर। देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं। द मेन
फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू द क्रिएट लॉ कीपिंग द व्यू नेचुरल इंटरेस्ट। देखिए सबसे मेन फंक्शन है कि वे कानून बनाना, नेशनल इंटरेस्ट से संबंधित कोई भी कानून इस पार्लियामेंट में बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेंटेन द यूनियन एंड द कंकरेंट लिस्ट। देखिए पार्लियामेंट को ऐसे शक्तियाँ होती हैं कि वो चाहे यूनियन लिस्ट हो, कंसर्न लिस्ट हो, किसी से भी संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। थ्रू द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली, चाहे वो यूनियन पार्लियामेंट की बात हो या स्टेट असेंबली, दोनों में ही वो कानून बना सकता है। राज्यसभा कंकरेंट लिस्ट से संबंधित में भी अपने कानून बना सकता है। लॉ और द रेजुडिशियल सब्जेक्ट्स कैन बी ऑल्सो मेड बाय द पार्लियामेंट। किसी भी तरह का अगर कोई कानून में सुधार करना है तो राज्यसभा के माध्यम से किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए राज्यसभा के पास ही शक्तियाँ होती हैं कि वो क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्लियामेंट हैज़ गॉट द सिग्निफिकेंट पावर इन द रिलेशन टू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं जिसको आप अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार करना है तो इसके माध्यम से किया जाता है। अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड आइदर हाउस और द पार्लियामेंट। इसके लिए आपको दोनों ही हाउसेस में एक बिल पास करना होता है, बट नॉट इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी मेड बाई अ सिंपल मेजोरिटी। देखिए जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से किया जाता है। द हाउस और द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस में इसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना ज़रूरी होता है, अलग अलग तरीके से। देयर आर द सम सिचुएशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूंट लिस्ट हाफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एसेंशियल फॉर द अमेंडमेंट। कुछ ऐसे सीरियस सिचुएशंस होते हैं जिसमें कम से कम आधा जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव के उनका सहमति और सुधार के लिए उनका वोट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड है फाइनेंशियल पावर्स। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, इंडियन पार्लियामेंट होल्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द नेशनल फाइनेंस। देखिए आप सभी जानते हैं भारतीय लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट होती है और सारी शक्तियाँ इन्हीं के पास होती हैं। फाइनेंस से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ होती है वो इसी पार्लियामेंट के पास होती है। एंड एनी वर्क रिलेटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर विल बी नॉट परफॉर्म टिल द बजट। किसी भी प्रकार का कोई इनकम से संबंधित कार्य हो, चाहे एक्सपेंडिचर करना हो, कोई खर्च करना हो, कोई बजट बनाना हो, तो सभी फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूव करने के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर तैयार कर लेते हैं उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही उसको लागू किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन कौन सी होती है इनके पास। द पार्लियामेंट आर सिस्टम हैज़ बीन सेट अप बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको भारतीय संविधान के माध्यम से लागू किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो इसी के में प्रावधान किया गया कि एक यूनियन एग्जीक्यूटिव होगा। कैबिनेट इज अकाउंटेबल फॉर द पार्लियामेंट, जो कैबिनेट होगी वो अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी पार्लियामेंट की प्रति। द कैबिनेट कैन रिमेन द ऑफिस टिल द हैज द सपोर्ट एंड द कॉन्फिडेंस। जो पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, वो सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी, कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगी मेजोरिटी के माध्यम से लोकसभा में। द पार्लियामेंट कैन होल्ड द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव द इंडिफरेंट वे। जो पार्लियामेंट है वो शक्तियों को कंट्रोल करेगी, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगी अलग अलग तरीके से। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, पाँचवा, इलेक्टोरल पावर्स बाय थ्रू द आर्टिकल 54। देखिए जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 54 में इस बात का प्रावधान किया गया है क्या, इलेक्टोरल पावर्स हैव बीन द ग्रांटेड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास चुनाव कराने का अधिकार है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों ही हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल बोर्ड, जो पार्लियामेंट है वो इलेक्टोरल बोर्ड का मेंबर्स है। फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें भी अपना रोल अदा करता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 66 द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट।
देखिए आर्टिकल 66 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अपना योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों, मिसलेनियस पावर कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में जो है डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं जो ऊपर के उसमें चीज़ों में छूट गई हैं, इनको हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। जो भी आपको वर्क दिया है बच्चों वो सभी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा और मैं उनको चेक कर लूँगा। कल पंकज सर का मैसेज आया हुआ है, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग जितना भी अब तक वर्क कराया है कॉपी में वो आप मुझे सेंड ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।